प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ प्रारंभिक बातें की थी, जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर किस प्रकार से कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं, पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, पानी, इन सब की आवश्यकता होती है तो वो कहाँ से लेता है और इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या बनता है। साथ ही हमने क्लोरोप्लास्ट, जो कि इस प्रकाश संश्लेषण का स्थल है, उसकी फाइन स्ट्रक्चर भी पूर्व के लेक्चर में अपन ने देखी थी। आज हम प्रकाश संश्लेषण की मैकेनिज्म पर चलते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में अपन ने बात की कि दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर मिलते हैं। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट अथवा इसे फोटो सिस्टम फर्स्ट भी बोलते हैं, एवं पिगमेंट सिस्टम सेकेंड यानी फोटो सिस्टम सेकेंड। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड दोनों मिलकर के ही और इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को पूरा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में वास्तव में पानी से इलेक्ट्रॉन चलता है जो NADP तक जाता है और NADP उस इलेक्ट्रॉन को आगे CO2 को दे देती है और CO2 उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपचयित होकर शर्करा बना लेता है। हम इस पूरी इलेक्ट्रॉन के जाने की प्रोसेस को या ट्रांसफ़र की प्रोसेस को दो भागों में बांट सकते हैं। एक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन कहलाती है, जिसमें पानी से चला हुआ इलेक्ट्रॉन NADP तक जाता है, तथा दूसरी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन NADP से CO2 पर ट्रांसफ़र होता है, इस अभिक्रिया को हम C3 साइकिल या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन साइकिल कहते हैं। लाइट रिएक्शन के बारे में सबसे पहले हिल ने विस्तार से बताया था। रॉबर्ट हिल ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में आरंभ में पानी से इलेक्ट्रॉन निकलता है जो कि एक अज्ञात पदार्थ A द्वारा लिया जाता है और A उसे लेकर के AH2 में अपचयित हो जाता है। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि पौधों में यह A क्या है उसकी जानकारी उसे मिल जाए, बट उन्हें इस पे सफलता हासिल नहीं हुई। हालांकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल बेस में एक टेस्ट ट्यूब में 2,6-डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल लेकर के यह प्रदर्शित भी किया कि पानी से इलेक्ट्रॉन चला और वो इसे पिंक से कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन पौधों में यह इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है इसके बारे में रॉबर्ट हिल नहीं बता पाया। इसके पश्चात इमर्सन, रोबिनोविच, गोविंद जी, इन तीनों ने पुनः रॉबर्ट हिल की अभिक्रिया पर काम किया और उन्होंने काम करके यह पाया कि पौधे में यह A एक कोएंजाइम NADP होता है, निकोटिनेमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है। यह NADP पौधे में पानी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को लेता है, लेकिन यह सीधे नहीं ले रहा है क्योंकि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसीलिए पानी पहले अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन कैरियर चेन से होते हुए और NADP तक इसे पहुंचाता है। यदि हम थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो यह संरचना थोड़ी जटिल है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर दोनों प्रकार के फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम अरेंज्ड रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। पानी के मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस यानी प्रकाशिक अपघटन थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, यानी इसे अपन ल्यूमेन कहते हैं, मेम्ब्रेन पर न होकर ल्यूमेन में होता है। पानी के स्प्लिट होने से
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व ऑक्सीजन, आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक पानी के मॉलिक्यूल से निकलता है। यह इलेक्ट्रॉन अब आगे पिगमेंट सिस्टम सेकंड को दे दिया जाता है, लेकिन पिगमेंट सिस्टम सेकंड इस प्रोटॉन को नहीं लेता है, अतः प्रोटॉन वहीं रह जाता है ल्यूमेन साइड में ही। और पिगमेंट सिस्टम सेकंड में इसे सबसे पहले P680, जैसा कि कल अपने बात की, जो कि चीफ पिगमेंट है पिगमेंट सिस्टम सेकंड का, वो लेता है। और ये इससे सीधे न लेकर के एक और कैरियर एजेंट बीच में होता है जिसका नाम है मैंगनीज सल्फर प्रोटीन। वहाँ से यह इलेक्ट्रॉन P680 पे, P680 से यह इलेक्ट्रॉन एक कलरलेस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है फियोफाइटिन, उसके पास जाता है। फियोफाइटिन से यह इलेक्ट्रॉन अब यूबिक्विनोन पे चला जाता है। अभी तक केवल उसे इलेक्ट्रॉन मिला है यूबिक्विनोन को, लेकिन यूबिक्विनोन को रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए यह जो स्ट्रोमा साइड है, उस स्ट्रोमा साइड से पानी के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करवाता है और स्प्लिट करा के वहाँ से प्रोटॉन लेता है। तो प्रोटॉन तो लेता है ये स्ट्रोमा साइड से, और इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है पीछे चेन से, यानी P680 और फियोफाइटिन से आया हुआ इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, और ये लेकर के UqH2 यानी अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी दौरान जब P680 से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होल हो गया। उस इलेक्ट्रॉन होल की पूर्ति ही वास्तव में मैंगनीज सल्फर प्रोटीन से आया हुआ इलेक्ट्रॉन करता है। और वहाँ इलेक्ट्रॉन होल क्यों हुआ? क्योंकि जब 680 नैनोमीटर की लाइट इस चीफ पिगमेंट को मिलती है तो चीफ पिगमेंट इस लाइट को लेकर के अपना इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में भेज देता है, जैसा अपन ने पिछले टर्म पे बात की थी। यूबिक्विनोन जो कि रिड्यूस फॉर्म में है, अब अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आगे की चेन को देता है। आगे की चेन में इसे लेने वाला साइटोक्रोम F होता है, लेकिन साइटोक्रोम F केवल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसे प्रोटॉन वह एक्सेप्ट नहीं करता, यानी उसे प्रोटॉन अपचेत होने के लिए नहीं चाहिए। तो प्रोटॉन फोर्सली ल्यूमेन साइड में भेज दिए जाते हैं। ल्यूमेन साइड में ध्यान रखिएगा, एक प्रोटॉन पहले आ गया था जब पानी का फोटोलाइसिस हुआ, दूसरा अब आ गया जब यूबिक्विनोन रिड्यूस फॉर्म से वापस अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। ये वापस आ गया है, दो यहाँ प्रोटॉन अब तक आ गए हैं। अब साइटोक्रोम F इस इलेक्ट्रॉन को आगे प्लास्टोसाइनिन को देता है, जो कि एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। प्लास्टोसाइनिन इस इलेक्ट्रॉन को अब पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को देता है। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में P700 एक इलेक्ट्रॉन मुख्य जो पिगमेंट है वो होता है, उसको दे देता है। लेकिन P700 इस इलेक्ट्रॉन को तब लेगा जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह होनी चाहिए। तो पहले जो दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स हैं, तो वो एसेसरी पिगमेंट्स इन लाइट्स को हार्वेस्ट करके और P700 तक पहुंचाते हैं, और P700 उस लाइट को लेकर के अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में देता है। उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को अब आगे फेरेडॉक्सिन ले लेता है। जब फेरेडॉक्सिन उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो फेरेडॉक्सिन के लेने से P700 में इलेक्ट्रॉन होल हो जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन होल की पूर्ति ही वास्तव में प्लास्टोसाइनिन से आया हुआ इलेक्ट्रॉन करता है। इसी कंटिन्यूटी में फेरेडॉक्सिन अब उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम, उसको दे देता है, और वो इस कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन चला जाता है NADP पर। NADP पर
वो इलेक्ट्रॉन जाता है तो NADP को अपचयित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं, उसे प्रोटॉन भी चाहिए। तो प्रोटॉन पीछे से सप्लाई नहीं मिल रही है तो वहाँ फिर दो प्रोटॉन उसको चाहिए। तो पानी के 2 मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं। 2 मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाने से 2 OH आयन और 2 H आयन बनते हैं और 2 H आयन को ये NADP ले लेता है और वो अपचयित हो जाता है NADPH2 में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि NADPH2 का सैचुरेशन हो जाता है, यानी NADPH2 से आगे इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, लेकिन वो सैचुरेशन हो जाता है कोई भी कारण से, चाहे CO2 मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है या जो आगे शर्करा जो बन रही है वो आगे कंज्यूम नहीं हो रही है। तो जब NADPH2 का सैचुरेशन होने लगता है तो प्लांट ये चाहता है कि उस दौरान उसमें ATP का तो बनता ही रहे। तो फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम जो है FRS जिसको अपन कहते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बजाय NADP पर जाने के, क्योंकि वहाँ सैचुरेशन आया हुआ है, NADP पर जाने के ये UQ पे चले जाते हैं। UQ पर जाकर के वापस UQH2 से साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम F से वापस प्लास्टोसाइनिन पे। FRS से UQ पर जाने के लिए बीच में एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसका नाम है साइटोक्रोम B6। सो साइटोक्रोम B6 से UQ से ये साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन एंड प्लास्टोसाइनिन से वापस बैक पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। So we can see there are 2 type of electron transfer. First one, the non-cyclic, where the electron start from water to reaction center of chlorophyll, that is pigment system second, or we can say the chief pigment P680. From this ये इलेक्ट्रॉन जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसा कि अपन ने इसमें बोला फियोफाइटिन भी है और यहाँ पर दूसरा UQ है। यहाँ से होते हुए यह है साइटोक्रोम F से ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर होता है प्लास्टोसाइनिन से प्लस पिगमेंट सिस्टम 700 P700 है इसमें, P700 से ये उस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ एक सिंबल के रूप में दिखाया गया है, जिसका मतलब है यहाँ फेरेडोक्सिन और FRS सब दोनों को लिया गया और वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है NADP पर, और NADP है वो NADPH में रिड्यूस हो जाती है। ये इस डायग्राम में क्लियर बताया गया है। नाउ अब जो यहाँ महत्वपूर्ण बात आती है वो ये कि जब दो प्रोटॉन देखिए आ गए थे, एक प्रोटॉन पहले से ल्यूमेन साइड में पड़ा है और एक प्रोटॉन और आ गया है जो UQ से आया है। इन दोनों प्रोटॉन के कारण एक इस जो मेम्ब्रेन है ये थाइलेकोइड की, जिसको अपन फ्रेट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इस मेम्ब्रेन के दोनों ओर एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। वो टेंशन होता है दो चीज़ों का, एक होता है चार्ज का और एक हो जाता है वो टेंशन pH का। तो हम इन दोनों को एक साथ बोलें तो इलेक्ट्रोकेमिकल एक ग्रेडियंट डेवलप होता है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को रिड्यूस करना जरूरी है। अब जो फ्रेट मेम्ब्रेन है या थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटॉन के लिए इम्परमेबल होती है, यानी ल्यूमेन साइड से वापस स्ट्रोमा साइड में वो प्रोटॉन नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, लेकिन वो ग्रेडियंट डेवलप हो गया तो उसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए इस मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स बने हुए हैं, जैसे अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है पीछे। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें F1 पार्टिकल्स आपने नाम सुना है, वो उपस्थित होते हैं। उसी तरह के स्ट्रक्चर के यहाँ इस थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में भी बीच बीच में इंसर्ट होते हैं इस प्रकार के चैनल्स, जिनके द्वारा ये प्रोटॉन वापस मेम्ब्रेन से न जाकर के इन चैनल से होते हुए और ये वापस पहुंचते हैं स्ट्रोमा साइड में।
जब ये स्ट्रोमा साइड में पहुंचते हैं तो इस F1 पार्टिकल्स या उस चैनल है उसके हेड पर, उस हेड पर मिलने वाला ATPase एंजाइम ATP का संश्लेषण करता है। सो चूँकि यहाँ पर ATP बनी, इसलिए हम इस प्रोसेस को फोटोफॉस्फोरेशन बोलेंगे। और फोटोफॉस्फोरिलेशन चूँकि यहाँ लाइट की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जा रहा है, अन्यथा हम इसको केवल फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। ये देखिए, ये पूरा एक डायग्राम आपको सुविधा के लिए देखिएगा। ये है थाइलेकोइड की ल्यूमेन। इस ल्यूमेन साइड से पानी जो है, ये देखिएगा इस डायग्राम को पूरा अच्छी तरह से, पानी जो है वो यहाँ स्प्लिट होता है, ऑक्सीजन निकल रही है और H वहाँ उपस्थित है। तो ये 2 H ये रहे। एक जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ अपना यूबी क्यून वाला, मैंने आपको बताया था, ये यूबी क्यून, तो ये H यहाँ पर आया है, ये देखिए। और उसके बाद में फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है चला वो NADP तक पहुँच गया है। अब इन प्रोटॉन्स को, जो कि 2 तो ये रहे और 2 हैं अपने इस इलेक्ट्रॉन कैरियर के दौरान, इन दोनों को वापस देखिए ले जाया जा रहा है वापस यहाँ पे। तो यहाँ जब जा रहे हैं तो ADP से ATP का संश्लेषण हो रहा है, इसीलिए हम इस पूरे प्रोसेस को और बोल रहे हैं फॉस्फोरिलेशन। क्योंकि लाइट की उपस्थिति जरूरी है, इसलिए ये फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाएगा। और ये नॉन साइक्लिक और साइक्लिक 2 प्रकार का हो गया। नॉन साइक्लिक का मतलब हो गया कि जो पानी से इलेक्ट्रॉन चला वो NADP तक चला गया, लेकिन साइक्लिक में जब NADP का सैचुरेशन हो रहा है तो जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वापस घूम करके पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पर वापस आ जाता है। इस केस में, हालांकि इस केस में चूंकि यूवी क्यूनॉन का बीच में जुड़ता है, इसलिए ATP यहाँ पर भी बनेगी। तो दोनों ही प्रोसेस जो है वो फॉस्फोरिलेशन के हैं और दोनों में लाइट जरूरी है, इसलिए दोनों ही फोटोफॉस्फोरिलेशन के मैटर हैं। ये देखिए वो साइक्लिक पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है हमारा, या फोटो सिस्टम फर्स्ट है। फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन गया और वापस उसके पास आ गया घूम करके। ये देखिएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, इलेक्ट्रॉन वापस आ गए और ये उसके पास पहुंच गया। सो दिस वन इज द साइक्लिक, बट साइक्लिक इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, नॉन साइक्लिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बट इस दौरान चूंकि ATP बनती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया है उस प्लांट के लिए। ना अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम, जो कि NADP तक पहुंच गए हैं, CO2 पर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सो रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट is known as Calvin cycle, the first discoverer. All the cycle, यानी साइकिल के जो सारे स्टेप्स हैं, उन सब स्टेप्स की पूरी डिटेल कैल्विन ने अपने साथियों के साथ मिलकर के दी थी। हम इसे कैल्विन साइकिल कहते हैं। हम इसे C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में बनने वाला पहला जो कंपाउंड होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसमें 3 कार्बन एटम होते हैं, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है। इस पूरे कैल्विन साइकिल को हम 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिलेशन। यहाँ सबसे पहले CO2 को लेने वाला एक एक्सेप्टर है, एक ग्राही है, वो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट होता है और उसमें 5 कार्बन एटम वाली शर्करा है। ये एक CO2 जुड़ गया तो 6 कार्बन एटम हो गए, तो यह 3 कार्बन एटम वाले एक कंपाउंड बना लेता है जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट, और उसके 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। चूँकि अपन स्टार्टिंग में पढ़ के आए कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल खर्च होते हैं, तो आप देखिए यदि ये 6 खर्च होते हैं तो वो भी राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के भी 6 खर्च होंगे, तो टोटल कार्बन एटम हो गए 6 CO2 वाले और 30 हो गए इसके, तो 30 और 6 36। इसका मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 18 बन जाएंगे। 36 मतलब 12 बन जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल्स के बन जाएंगे।
So 12 molecules of 3-phosphoglyceric acid are formed. यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम काम करता है वो उसका नाम है रूबिस्को। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम है, ड्वेल नेचर का एंजाइम है। और ये जो एंजाइम यदि CO2 और ऑक्सीजन दोनों की अपन बात करें तो दोनों को ही ये राइबोलोज 1,5-बिस-फॉस्फेट से जोड़ सकता है। यदि CO2 और ऑक्सीजन अपने प्रोपोर्शनेट रेशियो में दोनों बराबर हैं तो ये थोड़ा CO2 की तरफ इसका झुकाव है, लेकिन यदि ऑक्सीजन ज़्यादा है तो फिर राइबोलोज 1,5-बिस-फॉस्फेट से ऑक्सीजन जुड़ जाती है और उस केस में आगे फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। आगे के लेक्चर्स में अपन इसको पढ़ेंगे। सेकंड स्टेप है इसमें रिडक्शन। जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना लेता है और 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड आगे रिपीटेडली खूब सारे मॉलिक्यूल्स दूसरे इंटरमीडिएट एसिड्स शर्करा बनाते हुए वापस रीजनरेट करता है किसको, राइबोलोज 1,5-बिस-फॉस्फेट को, जिससे कि वापस इसको प्राप्त हो जाता है। सो केल्विन साइकिल एक्चुअल में सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन होने के बाद में इसमें रिडक्शन होता है, शर्करा बन जाती है और इसी के इंटरमीडिएट कंपाउंड ही वापस राइबोलोज 1,5-बिस-फॉस्फेट बना लेते हैं। इसका मतलब पूरी जो प्रोसेस है वो एक साइक्लिक फॉर्म के अंदर काम करती है। आप इसका एक पूरा रोड मैप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि थाइलेकोड की स्टैक्स दिखाई गई है, पानी लिया, लाइट और CO2। सबसे पहले देखिएगा कि लाइट की उपस्थिति और पानी, लाइट रिएक्शन हुई, इसका एंड प्रोडक्ट निकला ऑक्सीजन, जिसको निकाल दिया गया। लेकिन इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन था पानी से जो चला वो इलेक्ट्रॉन NADP पर गया और वो रिड्यूस होकर के NADPH2 बना लेती है। इसी प्रकार ATP बन गया लास्ट में इस प्रोसेस में और NADP से वो इलेक्ट्रॉन चले गए केल्विन साइकिल के में एंटर करते हुए CO2 के ऊपर और CO2 उसको रिड्यूस कर देती है। CO2 रिड्यूस हो जाती है और शर्करा बनती है। समरी देख सकते हैं आप थोड़ा सा इसका, केमिकल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सेम वही जो अभी अपन बात कर रहे थे, एग्जैक्ट वही प्रोसेस इसके अंदर काम आ रहा है। इस डायग्राम में भी वही दिखाया गया है। पानी से इलेक्ट्रॉन चले NADP तक गए और NADP पर गए तो रॉ मेटेरियल के रूप में तो H2O था, साथ में इसमें एंड प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकले। इलेक्ट्रॉन है उन्हें NADPH में ले लिया, हाइड्रोजन है वो स्ट्रोमा साइड में रिलीज कर दिए गए। NADPH ने उन इलेक्ट्रॉन को CO2 को दिया, CO2 ने उनको लिया और इसका प्रोडक्ट बना शर्करा, जो कार्बोहाइड्रेट है एक 6 कार्बन एटम वाली, और ये शर्करा क्लोरोप्लास्ट में बन करके बाहर आ गई और बाहर आने के बाद वो विभिन्न प्रकार के चीज़ों में काम आ रही है। ये जैसे लिखा हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन में, सेलुलोज के सिंथेसिस में, स्टार सिंथेसिस में और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के निर्माण में। इस तरह से ये केल्विन साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।